अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए फिर एक शानदार किस्म की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप सब्जेक्ट्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारे पास जो कन्फ्यूजन होती है वो यही होती है कि टेंसेस के अंदर हमें पता तो होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब फ़लाँ टेंस के अंदर फ़लाँ के अंदर फ़लाँ के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स के हवाले से फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने उसे किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आपके पास ये डू और डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम टेंसेस की ब्रांचेस की बात करें तो ये दोनों एक ब्रांच में इस्तेमाल होते हैं, ये तीनों एक ब्रांच में इस्तेमाल होते हैं। इज़, एम, आर, ये हैज़, हैव, ये दोनों मिलके एक ब्रांच में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद डेड एक ब्रांच में इस्तेमाल होता है अकेला। इसी तरीके से वाज एंड वर, दे आर आल्सो यूज्ड इन ओनली वन ब्रांच ऑफ द सेंटेंस। एंड देन वी हैव हैड सिंगल हेल्पिंग वर्ब ऑफ द single branch of the tense, and these are two whale and shall. These two also belong to one branch of the sentence. We can use whale and shall and present future indefinite tense and future continuous also as well. So we will have to keep in the mind that if we have two helping verbs, do and does, then in one branch of the sentence, that is present indefinite tense. Present indefinite में हमें भी किसी ने बता दिया कि डू और डज दोनों जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम फिर क्या करने जा रहे हैं कि हमें क्या बता रहे हैं, डू उसी एक ब्रांच में दोनों नहीं लगा सकते हैं, एक सेंटेंस में दोनों तो नहीं आ सकते। अब हमें जो है वो देखना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को कि हम सब्जेक्ट्स कौन सा आएगा तो उसके साथ डू आएगा, सब्जेक्ट कौन सा आएगा तो उसके साथ डज आएगा। तो वी कैन से दैट फॉर हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन इज व्हाट इज द ब्रांच ऑफ द टेंस की ब्रांच कौन सी है, एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, और पीछे सब्जेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट्स बिफोर द हेल्पिंग वर्ब एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट हेल्पिंग वर्ब विल फॉलो दैट सब्जेक्ट। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कीप इन माइंड। ब्रांचेस को तो हम जब टेंसेस में जाएंगे तो क्लियर करेंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पे निशान लगा के क्लियर कर दिया है कि ये दोनों के दोनों जो है एक ही ब्रांच ऑफ द टेंस में इस्तेमाल होंगे, ये तीनों एक ही ब्रांच ऑफ द टेंस में इस्तेमाल होंगे, ये दोनों एक ही ब्रांच ऑफ द टेंस में इस्तेमाल होंगे। और यूं जो है ये हेल्पिंग वर्ब, यही एक लिस्ट है हेल्पिंग वर्ब्स की। यहाँ बाद में जाके इसको मैंने सर्कल कर दिया है, इसको सर्कल कर दिया है, इसको सर्कल कर दिया है। कहीं पे आगे टेंसेस में आप देखेंगे दो दो मिलके आते हैं, मतलब विल के साथ बी मिलके एक टेंस बना देगा, शेल के साथ बी मिलके बनाएगा, विल के साथ हैव मिल जाएगा, और विल के शेल के साथ हैव मिल सकता है, और बीइंग जो है ये भी इनके साथ मिलेगा, बीन भी अकेले नहीं आएगा, इनके साथ मिल के आएगा। तो ये तो ओवरऑल तो यही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बाज़ दफ़ा ये होगा समटाइम्स कि ये मिल के दो दो होके या तीन तीन होके वो एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो, या एक टेंस की जो ब्रांच होगी उसके अंदर वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। दो हेल्पिंग वर्ब्स, समटाइम थ्री हेल्पिंग वर्ब्स जॉइंटली दे वर्क फॉर द टेंस। लेकिन ब्रांचेस से हट के अगर हम बात करें तो ब्रांचेस में ज़ाहिर है हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, डू और डज। अब एक ब्रांच में दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, अब हमें सोचना पड़ेगा ये दो जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे हमने इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट ब्रांच में हम जाएंगे टेंस की, तो हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज, एम, आर। अब फिर हम सोच में पड़ेंगे कि अगर एक ही ब्रांच में तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं तो हमें कौन सा फार्मूला है कि एक ही ब्रांच में हम तीनों हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को, कि जो सब्जेक्ट पीछे आ रहा है, जो फाइल है, सब्जेक्ट है, what is that subject and what is the requirement of that subject regarding helping verb. Helping verb के हवाले से उस subject की requirement क्या है, we will have to cram some things, these things in the mind. So we have two types of helping verbs, singular subjects and plural. Mostly we have two types. Sometime I जो है वो अकेला हो जाता है, लेकिन हमारे पास singular subjects और plural subjects की दो types. Singular subjects में देखें ही अकेले एक बंदे के लिए प्रोनाउन आता है और सब्जेक्ट में आता है। शी अकेली एक औरत के लिए आएगा, एक औरत के लिए आएगा, नॉट मोर देन वन, जस्ट फॉर वन लेडी, वन वोमेन, उसके लिए आएगा, और फीमेल यू कैन से। और इट जो है ये भी अकेली किसी चीज़ के लिए आएगा, दिस जो है ये भी किसी एक चीज़ के लिए आएगा। बॉय यू मीन दैट वन बॉय, नॉट टू बॉयज, थ्री बॉयज, नो, ओनली वन बॉय। This is singular subject, this is singular, this is singular, this is singular, this is singular, and there are so many countless singular subjects। बहुत से singular subject, chair singular subject है, table singular subject है,
फैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मार्कर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। तो सब्जेक्ट्स की तो बहुत सी टाइप है। अब ज़ाहिर जो चीज़ सिंगुलर आएगी और वो सब्जेक्ट में आ जाए, हमने पिछले कुछ एक लेक्चर से पहले पढ़ा था SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आता है, देखिए यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ SVO, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट के अंदर अगर आ जाता है बॉय, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आ जाता है इट, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आ जाता है ही, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, बॉय, इट, ही, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो अब हमारे पास ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ये जो ज़ाहिर नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अब ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो पूरी इंग्लिश में आपके देखेंगे ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, चेयर, मार्कर, टेबल, टीचर, मदर, फादर, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ डज आएगा। जिस ब्रांच में हम डू और डज दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे अगर सब्जेक्ट आपके पास ही आ जाता है, उस ब्रांच में अगर आपके पास सब्जेक्ट्स ही आता है, तो वी विल हैव टू यूज डज। अगर शी आता है, वी विल हैव टू यूज डज। इट के साथ भी डज, दिस के साथ भी डज, बॉय डज, गर्ल डज, मदर डज, फादर डज, टीचर डज, लेडी डज, डॉक्टर डज, मंकी डज, डॉग डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। दूसरी ब्रांच में जाएंगे तो इज, तीसरी में जाएंगे तो हैज, चौथी में जाएंगे तो डिड, पांचवी में जाएंगे तो वाज, हैड, विल। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जहां दो कंबाइन हो गए, तो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूं, विल बी। तो ये बी कंबाइन जब होगा ये विल के साथ, तो उस वक्त जाहिर है विल लगा हुआ ऑलरेडी, तो विल के साथ बी कंबाइन करके विल बी भी लगा देंगे। ये तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जब हम जाएंगे सेपरेट, हम जो सेपरेटली जब ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त हम देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आता है। लेकिन अभी सिंपली मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ, आपके माइंड क्लियर हो जाए कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू नहीं आएगा। आप लिख दीजिए ही डू, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। anywhere in the English language, in any branch of the sentence, anywhere, although it is active voice or this is passive voice, in both cases, if you are going to use he do, this will not be accepted in English speaking. And she do, this is also, and he are, this is not acceptable. So we will have to keep some things in mind which are useful for us in our course. So this is that he does, she does, and it does, boy does. These are singulars. These are the helping verbs which belong to singular subjects. यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये होगा जी he, उसके साथ आएगा does. ये में नीचे अब आ जाती है। They, we, you, boys, mothers, fathers, parents, doctors, engineers, tables, chairs, schools, houses, women. These are plural subjects. You can see that this is you. I will discuss later. They, we, you, boys. You जो है सिंगुलर भी ट्रीट होता है और प्लूरल भी। किसी एक बंदे को भी आप यू कहते हैं, और मोर देन वन पर्सन हो तो आप उनके लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इंग्लिश के अंदर इसका रूल जो है वो केस चला है किसके साथ? प्लूरल के साथ चला है। इंग्लिश में इसका केस प्लूरल के साथ है यू का। तो दे, वी, यू, बॉयज, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे दे आर डिफरेंट। पहली ब्रांच की हम बात करें तो डू और डज पहली ब्रांच में आते हैं, वहां डू जो है वो इस्तेमाल होगा दे के साथ, दे डू आएगा। दे, इट कैन नॉट नेवर बी दे डज, इट कैन नेवर बी दे इज। दे आर हो सकता है, दे हैव होगा, दे के साथ हैज नहीं होगा, दे डिड होगा, दे वर होगा, दे हैड होगा, दे will होगा। So these are the helping verbs. Now we discuss the case of I. The case of I is बाकी तो सारा इसके साथ प्लूरल के साथ है। इसका केस भी आप ये सब देखें, डू प्लूरल के साथ आ रहा है तो आई के साथ भी आ रहा है, हैव प्लूरल के साथ आ रहा है तो आई के साथ भी आ रहा है, डिड प्लूरल के साथ है तो आई के साथ भी है, अच्छा हैड प्लूरल के साथ है तो हैड आई के साथ भी है, विल प्लूरल के साथ है तो विल आई इसके साथ आई के साथ भी है। मोस्टली हमने देखा है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो आई जो सब्जेक्ट है
इसमें सारे ज्यादातर वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं जो प्लूरल केसेस के हैं। सिर्फ दो जगहों पे हमें डिफरेंस करना पड़ रहा है। नंबर एक जगह ये है जहाँ पे हम सेकंड ब्रांच ऑफ द सेंटेंस की जब बात करें, जो सेकंड पेयर ऑफ ये सेकंड बॉक्स आपको नजर आ रहा है जिसमें इज एम आर तीन जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब पड़े हुए हैं, वहां पे ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है ना आई एम, ये आई का हेल्पिंग वर्ब है और किसी का नहीं है। सो सेकंड ब्रांच में एम, जहाँ से एम सी की वजह से आई डिफरेंट हो जाता है, यानी आई के साथ एम आ जाता है, वहाँ ना एस आता है ना आर आता है आई के साथ। और एक वाज है जहाँ पे मोस्टली अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें या पास्ट टेंस की बात करें, एक्टिव में पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट में भी पैसिव वॉइस में वाज आ जाता है और पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव में पैसिव में दोनों में वाज आता है। वाज जो है वो इस्तेमाल होगा आई के साथ। सिर्फ दो केस डिफरेंट है। देखें यहाँ पे ये सिंगुलर के साथ है, वाज देखें सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है और आई के साथ भी आ रहा है, और एम इसका अपना हेल्पिंग वर्ब है, ना वो सिंगुलर का है ना वो प्लूरल का है, बाकी प्लूरल के। शेल आपको नजर आ रहा है, देखो आप पूरी इंग्लिश में शेल को निकाल भी दें कोई भी मसला नहीं है। फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ शेल इस्तेमाल हो सकता है, ना करें विल इस्तेमाल कर दे फिर भी ठीक है, आप शेल को निकाल दे फिर भी ठीक है, विल उसकी जगह ले। ऊपर मैंने लिख दिया है वी के साथ विल, यहाँ पर मैंने लिख दिया है वी के साथ विल है और आई के साथ मैंने विल लिख दिया है। ये मैं यहाँ से ना भी लिखूं तो योर इंग्लिश इज कंप्लीट, योर इंग्लिश लैंग्वेज इज कंप्लीट विदाउट शेल, शेल के बगैर भी कंप्लीट है। बट ग्रामेटिकली अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज शेल, तो आपको पता होगा आई के साथ शेल इस्तेमाल होगा और आई के साथ वी के साथ भी क्या इस्तेमाल होगा, शेल। ना इस्तेमाल करें विल ही इस्तेमाल करते हैं फिर भी ठीक है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, हमारे पास दो किस्म की चीजें, दो चीजें, टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, दो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। और आई का केस मोस्टली प्लूरल केस है, समटाइम सिंगुलर, समटाइम सिंगुलर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वन टाइम सिंगुलर, क्योंकि एक ही बार जो है ना सिंगुलर का वाज इसके साथ आता है, वन टाइम सिंगुलर। और समटाइम सेपरेट, वन टाइम सेपरेट दैट इज एम, इसके साथ एम आता है। तो ज्यादातर आई का केस जो है वो कहाँ पे चलता है, इसके साथ प्लूरल के साथ आई का केस। दो दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू जो रूल ऑफ द स्पीकर्स है उनके मुताबिक आई जो है दैट टेक्स द हेल्पिंग वर्ब मोस्टली those are the helping verbs of plural cases. So this is the real story about helping verbs and subjects. Or once again dear students, I would like to say that this is the only game of, or the English is only the game of these helping verbs. You can count these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. We have 16 helping verbs in the whole English language. Though these are active sentences, these are passive sentences, or only these are used for linking verbs as well. So जहाँ पर भी हम इंग्लिश की बात करें, एक्टिव वॉइसेस हों, पैसिव वॉइसेस हों, या लिंकिंग वर्ब के सेंटेंसेस पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में हों, या किसी भी किस्म जो भी इस्तेमाल होगा, दिस इज द गेम ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स। सर आप इनको 1 2 3 4 16 मैंने काउंट की, 16 को याद कर लें किस किस जगह पे ये आते हैं और किस किस सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस है, हमें उससे कोई रिगार्ड नहीं, मैं लिखता हूँ जी दे वाज, आगे कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में बात करें, सब्जेक्ट आगे कुछ भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट दे और आगे वाज, सर आप कहेंगे दिस इज रॉन्ग। यहां से पहले दो वर्ड्स पर ही हमने सेंटेंस का डिसाइड कर लिया कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? हमें पढ़ा था कि दे के साथ वाज आ ही नहीं सकता, दे के साथ ये सब्जेक्ट्स आ सकते, हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं, डू, आर, हैव, डिड, ये। अगर दूसरे एग्जांपल लिखते मैं लिखता हूं जी बॉयज हैज, दूसरी एग्जांपल में लिखी बॉयज हैज। सर आप यहाँ दो वर्ड्स पे फैसला कर लेंगे दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज नॉट ट्रू सेंटेंस। व्हाई दिस इज नॉट ट्रू? बिकॉज यू विल से दैट बॉयज इज प्लूरल केस ऑफ द सब्जेक्ट and has is used
with the singular subjects. You can see here has is used with singular subject boy. अगर यहाँ पे मैं कर दूँ boy, so this is correct sentence. But if this is boys, तो this can't be has. यहाँ पर आपके पास boys के साथ have आप लगा सकते हैं. आगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर और है, वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी ब्रांच है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना, मतलब आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहते हैं, कौन सी स्पीकिंग है आपकी, एक्टिव है, पैसिव है, जो वो तो बात की बात है. लेकिन अभी जो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ वो ये है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब. टॉपिक भी मान रही है सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट्स हेल्पिंग वर्ब. सर keep in the mind, keep in your mind that these things are so much important in English. This is the list of helping verbs, and this is the whole story about subjects. This is the whole story about subjects. So keep in mind these things. Next, we are going to discuss a little topic, that is if you change this topic as this one, subjects plus verbs. We have seen that there is change, there is specific use of helping verb with the specific subjects. There are two cases, mostly plural subjects and singular subjects, when we are going to discuss helping verbs. But when we are going to discuss verbs, we will have to remain careful only in one tense. I am going to discuss 12 active voices and 8 passive voices. I am talking about 20 branches of the sentence, 20 different sentences. I am discussing about 20 different types of sentences, and in 20 different types of sentences we will have to careful only in one branch of the tense, that is present indefinite. I am going to write here present indefinite. So what is the case in the present indefinite? आप देखेंगे यहाँ पे अगर तो आपके पास आता है जी he, तो यहाँ पे verb आएगी जी takes, और अगर आपके पास आता है जी they, यहाँ पे verb आएगी take. You can see that यहाँ पे verb पे change आई है, यहाँ पे take है तो यहाँ पे takes है, सब्जेक्ट के साथ verb change हो रही है, और ये सिर्फ एक ही टेंस में होगी. सब्जेक्ट के साथ वर्ब चेंज सिर्फ एक ही टेंस में होगी, और किसी टेंस में वर्ब चेंज नहीं होगी सब्जेक्ट के साथ. हाँ, एक और टेंस ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की वजह से वर्ब चेंज होती है. यहाँ पे भी केस मोस्टली जो हेल्पिंग वर्ब का है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो हम यहाँ नहीं लगा रहे, हम डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंसेस हैं जिनमें आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब उनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में ना भी लगाएं तो भी होते हैं, लगा दे तो भी कोई बड़ा ऐसा केस नहीं है, लगा दे फिर भी सेंटेंस सही है. मतलब मैं यहाँ पे अगर ये लिख देता हूँ, देखें he does take, this is correct sentence, he does take. अब यहाँ पे does आया तो take ही रहेगा. यहाँ पे देखिए इसके उसको they do take. does के he के साथ verb change हुई थी तो he के साथ does आया, तो does already this is addition of es with do, तो डज की वजह से इसके साथ जो एडिशन था वो खत्म होगा. अभी ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ये भी सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ गई. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें केयरफुल, अगर हम सब्जेक्ट्स और वर्ब की चेंजेस के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या ताल्लुक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कोई ताल्लुक नहीं है. हेल्पिंग वर्ब का ताल्लुक है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन वर्ब का नहीं है. वर्ब का टेंस की स्पेसिफिक ब्रांच के साथ ताल्लुक है, और उस वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसका सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक है. और यहाँ पर हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक ऐसा टेंस है जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. एक टेंस ऐसा है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब चेंज हो जाती है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो वर्ब के साथ या तो आपको एस लगा हुआ नजर आता है, या आपको ई एस लगा हुआ नजर आता है, या आपको आई एस लगा हुआ नजर आता है, चेंज किया हुआ वाई को. ये कैसे चेंज होता है एस, ई एस और आई एस, ये मेरा एक कायदा इसके ऊपर लेक्चर
आप सुनेंगे, मैं इंशाल्लाह तैयार करूँगा कि वो रूल क्या है। लेकिन अभी आपके सामने ये है कि ही टेक्स, और यहाँ पे टेक्स क्यों आया, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से। और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर बता दूं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आप कहीं आगे चेंज करते हो फिर गलत हो जाएगा। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप लिखेंगे जी ही विल गो, दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट, दे विल गो। अब यहाँ पे देखें, देयर इज नो चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, देयर इज नो चेंज, सॉरी देयर इज नो चेंज इन वर्ब, दिस इज गो, दिस इज आल्सो गो, नो चेंज, only change occurs in present indefinite according to subjects। जब हम present indefinite को डिस्कस जब हम मैंने किया है वो लेक्चर मैंने आप डाउनलोड करके देख लें, जो present indefinite को हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको सिंपली समझ आ जाएंगी कि ही के साथ टेक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट से। एक और बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे भी ये जो दूसरा केस में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो उसके साथ सिंगुलर है। अगर मैं ये कहूँगी चेंज वर्ब कब चेंज होती है, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास ही के साथ भी सेकंड फॉर्म आएगी वांटेड, और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और अगर दे आ जाता है प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ भी वांटेड आएगा। सर यहाँ पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो अगर आप डिड ले आते हैं, यानी आप हेल्पिंग वर्ब डिड ले आते हैं, तो ही डिड वांट हो जाएगा, दिस इज सर। और यहां पे क्या होगा, दे डिड वांट। अब यहां पे आप कह सकते हैं सर दिस वर्ब हैज बीन चेंज्ड, ये वांटेड को वांट बना दिया फर्स्ट फॉर्म। क्यों चेंज हुई है सर, ये ही की वजह से चेंज हुई है, ही की वजह से? नो सर, ही की वजह से नहीं, ही के साथ तो वांटेड है, दे के साथ भी वांटेड है, तो ही के साथ वांट है तो दे के साथ भी वांट है। देयर इज नो केस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का कसूर नहीं, यहाँ पे डेड का कसूर है। डेड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, क्योंकि डेड जो है वो खुद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। तो यहाँ पे डेड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेगा। डेड के साथ वांट आएगा, वांटेड नहीं। डेड के साथ वेंट नहीं आ सकता, गो आएगा, डेड गो आएगा, डेड टेक आएगा, डेड टोक नहीं हो सकता, डेड टेक नहीं हो सकता पूरी इंग्लिश में। डेड जहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा कि एक्टिव वॉइस में आता है। याद रखें, डेड सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में और एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और जब डेड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो डेड सब्जेक्ट से पहले हो, इंटरोगेटिव के लिए आए, चाहे वो डेड के साथ नॉट लगा हुआ आए, या जैसे भी डेड आएगा तो फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि हेल्पिंग वर्ब तो चेंजेस होते रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब की टाइप्स हैं वो चेंज हो गए। डू कुछ के साथ आएगा, कुछ के साथ डज आएगा, लेकिन कुछ के साथ टेक्स आएगा, कुछ के साथ टेक आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वर्ब की चेंजेस की बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ टेक्स आएगा, कुछ के साथ टेक आएगा, बट वेयर वी विल डिस्कस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और व्हाट अबाउट दिस सर, दिस इज बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब चेंजेस दो जगहों पे होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मोस्टली कसूर होगा सब्जेक्ट का, और पास्ट इंडेफिनिट में मोस्टली कसूर होगा जी हेल्पिंग वर्ब का। सो ये सिंपल सा केस था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट्स के साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं, और इसी तरीके से वर्ब की चेंजेस पूरी इंग्लिश में कहाँ कहाँ होती हैं। ये दो तीन चीज़ें अगर आप समझ लें तो आपके लिए टेंसेस को समझना कोई बड़ी बात या कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। ये बहुत आसान है, दिस इज इजी टॉपिक, और इफ़ वी go through these things hurtly, if we do hard work and if we try to claim these things, so nothing is impossible in the world. We can do everything in the world. So this was a simple topic for the up till next video. Thank you very much. Allah Hafiz.